हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए आज की वीडियो में हम डिस्कस करते हैं सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा टॉपिक है जो कि हमें हमारे हर एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं देखने को मिल ही जाता है, चाहे वो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम हो, सीयूईटी, पीजी, क्लैट, एलएलबी, किसी का भी एग्ज़ाम हो। ये कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि कहीं ना कहीं हमें इससे एक या दो क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिल जाते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में हम अपने वो एक दो मार्क्स पूरी तरीके से सिक्योर कर लेते हैं। अब सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को जानने से पहले हम ये डिस्कस करते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। सबसे लंबा माने जाने वाला कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो नवंबर 26 1949 को बन के रेडी हो गया था, जिसे हमने अडॉप्ट किया था जनवरी 26 1950 को। जिस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस टाइम पे हमारे पास 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स और 8 स्केड्यूल्स थे। बट अगर हम आज देखें, इतने साल बाद, इतने सारे अमेंडमेंट्स आने के बाद, करंटली हमारे पास 448 आर्टिकल्स, 25 पार्ट्स और 12 स्केड्यूल्स हैं। अब ये अक्सर कहा जाता है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। अब लिविंग डॉक्यूमेंट हम इसीलिए कहते हैं इसको क्योंकि जो आप देखते होंगे इतने सारे अमेंडमेंट्स होते हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में चीज़ें ऐड करते रहते हैं। जैसे कि पहले स्टार्टिंग में हमारे पास इतने थे और अब इतने हो गए हैं। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो डे बाय डे जो हमारे सिनेरियोज़ आते हैं सोसाइटी में उसको ध्यान में रखते हुए नए लॉज लेके आता रहता है और वो एक ग्रोइंग नेचर का है। तो टोटल नंबर ऑफ़ अमेंडमेंट्स जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 2024 तक हुए हैं वो 106 अमेंडमेंट्स हो चुके हैं आज तक। अब जो हमारा लास्ट अमेंडमेंट है 106 अमेंडमेंट, वो बेसिकली ये कहता है कि रिजर्वेशन ऑफ 1/3 सीट्स ऑफ वुमेन इन लोकसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली, इंक्लूडिंग दो सीट्स विच आर ऑलरेडी रिजर्व फॉर SC एंड ST। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इसने जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमर्स थे बेसिकली उन्होंने अलग अलग कंट्रीज़ के जो ऑलरेडी बनाए हुए कॉन्स्टिट्यूशन से उनसे कुछ फीचर्स को बोरो किया है। किन कंट्रीज़ से मेनली हमने बोरो किया है, जैसे कि USA, USSR, UK, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, आयरलैंड, जापान, फ्रांस और साउथ अफ्रीका। शायद इसी वजह से इंडिया को हम बैग ऑफ बोरोइंग्स भी कहते हैं, क्योंकि हमने अपनी कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर इन सब कंट्रीज़ से थोड़े थोड़े बोरो करे हैं। अब देखिए बात क्या थी कि जो हमारी कंट्री है वो इतनी डाइवर्स है, इतने सारे लोग वहाँ पे रहते हैं कि बाकी कंट्रीज़ से जो फीचर्स थे उन्हें डायरेक्टली लेके ऐसे के ऐसे इंप्लीमेंट कर देना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है हमारे लिए। तो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स थे, जो हमारी बेसिकली ड्राफ्टिंग कमेटी थी, उन लोगों ने इन सारे फीचर्स को ऐड करने से पहले इन्हें थोड़ा मॉडिफाई किया। इनके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें लेके आए जिससे कि ये हमारे कंट्री के, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए सूटेबल हो सके और आज तक के लिए हमारी जो डाइवर्सिटी है और सॉवरेनिटी है उसे इंटैक्ट रख पाएँ। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं हमारे सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो बेसिकली जब 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया था उससे पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू बनाया हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक 1935 हमारे इंडिया में लागू होता था। तो हमने कुछ प्रोविजंस हैं जो इस एक्ट से भी लिए हैं, जो कि हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल रहे क्योंकि वो पहले से ही इंडिया में चल रहे थे, लोगों के लिए अडेप्ट करना भी ईजी था और वो अपने आप में भी काफ़ी अच्छे थे। जैसे कि हमारा इमरजेंसी प्रोविज़न है, ये हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिया है जो कि आर्टिकल 352 से 360 में डील करता है और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 18 में है। नेक्स्ट हम देखें तो हमारा पब्लिक सर्विस कमीशन पार्ट 14 का ये आर्टिकल 315 और 323 में है। ये हमने हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिया है। जुडिशरी हमने यहाँ से लिया है। फेडरल स्कीम और ऑफिस ऑफ गवर्नर जो कि आर्टिकल 153 है, ये भी हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिए हैं। अब देखें तो यूनाइटेड किंगडम से हमने क्या क्या लिया है। यूनाइटेड किंगडम से हमने बेसिकली पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ली है, जहाँ पे बेसिकली हमारे PM के पास डिसीजन मेकिंग पावर्स ज़्यादा रहती हैं, अनलाइक द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। किसी और वीडियो में हम आपको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या डिफरेंस रहता है। अगला जो हमारा पॉइंट है वो रूल ऑफ लॉ से डील करता है। रूल ऑफ लॉ बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है जो हमें A.V. डाइसी ने दिया था, जिसके अंदर ये बताया गया था कि जो उस कंट्री का लॉ होता है वो सबसे ज़्यादा सुप्रीम माना जाता है। नेक्स्ट हम देखें तो लेजिस्लेटिव प्रोसीजर हमने यूनाइटेड किंगडम से लिया था। सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट जो है हमारे इंडिया में वो हमने UK से लिया है। और कैबिनेट सिस्टम, रिट्स आपको पता है कि हमारे पास हेबस कॉर्पस की रिट है, मैंडेमस की रिट है, सर्शरी, को वारंटो और प्रोहिबिशन की रेट है हमारे पास। तो बेसिकली ये सारी रेट्स हैं जिसे हम डिटेल में किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। हमने ये सारी चीज़ें UK से ली थी। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, बाइकैमरलिज्म जैसे कि आपका लोकसभा और राज्यसभा,
ये जो एक डिवीज़न है ये हमने यहाँ से लिया था। नेक्स्ट हम देखें तो हमने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी कि USA से हमने क्या क्या चीज़ें ली हैं। USA से हमने हमारे फंडामेंटल राइट्स लिए थे। फंडामेंटल राइट्स हमारे पार्ट 3 में आते हैं। जुडिशियल रिव्यू का जो फीचर है जो कि इतना इंपॉर्टेंट है, जो कि एक बेसिकली हमारी जो फंडामेंटल राइट्स हैं उन्हें प्रिजर्व करने में हेल्प करता है, उन्हें हमारे लिए इंटैक्ट रखता है, ये हमने USA से लिया था। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट जो कि हमारा आर्टिकल 61 के अंदर दे रखा है, ये हमने USA से लिया है। नेक्स्ट हम देखें तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस एंड वाइस प्रेसिडेंट, ये हमने USA से लिया है। अब रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो आता है हमारा वो आर्टिकल नंबर 124, और वहीं रिमूवल ऑफ हाई कोर्ट जो है वो हमारा आर्टिकल नंबर 217 के अंदर दे रखा है। तो ये सारी चीज़ें हमने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से ली हैं। नेक्स्ट हम देखें तो USSR जो करंटली आज की डेट में रशिया के नाम से जाना जाता है, वहाँ से हमने हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ ली हैं। हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमें पार्ट 4A आर्टिकल 51A के अंदर दे रखी हैं, ये हमने रशिया से लिए हैं। आइडिया ऑफ जस्टिस, जो सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल हमारे प्रीएम्बल में ये वर्ड्स यूज़ करे हैं, इनका जो एक आइडिया है वो हमने USSR से लिया है। बाकी आयरलैंड से वहीं देखें तो हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ली है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है हमारी वो पार्ट 4 के अंदर है। नेक्स्ट हम देखें तो हमने नॉमिनेशन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा, ये हमने आयरलैंड से लिया है। मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ये भी हमने आयरलैंड से लिया है। वहीं देखें तो कनाडा से हमने क्या लिया है, फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर। फेडरेशन ऑफ विद स्ट्रॉन्ग सेंटर का बेसिकली ये मतलब हो जाता है कि जैसे हमारा इंडिया के अंदर मेजरली जो पावर है वो हमारे यूनियन के पास है, और बाकी स्टेट गवर्नमेंट के पास अगर देखा जाए तो कंपैरेटिवली यूनियन से कम पावर है। तो ये जो फेडरेशन में एक बैलेंस है जिससे कि हमारी जो डाइवर्सिटी है वो इंटैक्ट रहे और सॉवरेनिटी बनी रहे, वो उसके लिए ये चीज़ होनी बहुत ज़रूरी थी, और ये हमने कनाडा से ली है। नेक्स्ट हम देखें तो वेस्टिंग ऑफ रेसिडुअरी पावर इन सेंटर, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर बाय द सेंटर। अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर बाय द सेंटर बेसिकली हमारा आर्टिकल 155 से डील करता है। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, एडवाइजरी ऑफ जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हमारा आर्टिकल 143 से डील करता है। ये सारी चीज़ें हमने कनाडा से ली हैं। वहीं देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया से हमने कॉन्करेंट लिस्ट ली है। कॉन्करेंट लिस्ट हमारी कहाँ गिवन है, ये हमारी गिवन है शेड्यूल 7 में। कॉन्करेंट लिस्ट बेसिकली हमारे पास 3 लिस्ट हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। तो जो कॉन्करेंट लिस्ट है इस पे बेसिकली हमारी यूनियन और स्टेट दोनों लॉ बना सकती हैं। इस लिस्ट में जो हमारे आइटम्स दे रखे हैं उन पे दोनों चीज़ें, हमारी यूनियन भी और स्टेट भी, ये दोनों लॉ बना सकती हैं। नेक्स्ट हम देखें तो फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, जॉइंट सिटिंग ऑफ 2 हाउसेस, पार्लियामेंट में जब भी किसी टॉपिक पे हम एक कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पा रहे होते हैं तो हमारी लोकसभा और राज्यसभा दोनों की एक जॉइंट सिटिंग बिठाई जाती है। उसका जो प्रोविज़न है वो हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। वहीं देखा जाए तो जर्मनी से हमने लिया है सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी के टाइम पे बेसिकली जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो सस्पेंड हो जाते हैं। फ्रांस से देखें तो हमने रिपब्लिक एंड द आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, जो ये चीज़ें हमारी प्रीएम्बल में दे रखी हैं, ये हमने फ्रांस से लिया है। वहीं देखा तो साउथ अफ्रीका से हमने लिया है प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस तरीके से अमेंड होगा, ये हमने यहाँ से लिया है, जो कि हमारा गिवन है 368 आर्टिकल के अंदर। नेक्स्ट हम देखें तो इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा, ये हमने साउथ अफ्रीका से लिया है। वहीं देखा तो जापान से हमने लिया है प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ। अब करंटली तो मेनका गांधी के केस के आने के बाद से प्रोसीजर ऑफ स्टैब्लिश्ड बाय लॉ उतना नहीं माना जाता है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ज़्यादा माना जाता है। मेनका गांधी का जब केस आया था तो उसके बाद हमने प्रोसेस, जो हमारा लॉ बनने का प्रोसेस है, उस पर ज़्यादा फोर्स दिया था। बट वहीं देखा तो प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ ये कहता है कि लॉ ने जो प्रोसीजर दे रखा है हमें वही स्ट्रिक्टली फॉलो करना होगा और वही सही है। बट मेनका गांधी के केस से बाद से हमने ये देखा कि जो जिस प्रोसेस से वो लॉ बना है वो भी उतना ही ज़रूरी है, हमें उस पर भी ध्यान देना होगा। अगर वो प्रोसेस गलत है तो वो लॉ भी गलत होगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी। ये सारे पॉइंट्स आपको एग्ज़ाम टाइम में याद रहें, या फिर अगर आपको कोई भी डाउट हो यहाँ पे तो आप दोबारा से एक बार वीडियो को रिप्ले करके देख लें, वरना आप अपना डाउट जो है वो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपके सारे डाउट्स का जवाब देंगे।
Thank you for watching the video. Please like, share, subscribe the channel. Stay tuned for more such educational videos. और आप हमारे टेलीग्राम का चैनल लॉ परीक्षा के नाम से है, उसे भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे हम रेगुलर क्विज, PDF और लॉ रिलेटेड जितनी भी नोटिफिकेशंस आती हैं वो सारी हम टाइम टू टाइम अपडेट करते हैं। थैंक यू।